हेलो दोस्तों, वेलकम टू द बासु क्लासेस। आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों यूपी टेट, सी टेट तथा सुपर टेट तथा केवीएस जैसी जो परीक्षाओं में बाल विकास तथा चाइल्ड डेवलपमेंट से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनके बारे में। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। बात करेंगे अधिगम, अभिप्रेरणा और स्मृति से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में दोस्तों। अधिगम का शिक्षा में व्यवहारिक अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों व्यवहार में जो स्थायी परिवर्तन होता है वह इसका व्यवहारिक अर्थ होता है दोस्तों। बात करेंगे थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोग जो है किस जीव पर किए थे? तो दोस्तों इन्होंने जो है भूखी बिल्ली पर जो है अपने प्रयोग किए थे। तथा पावलोव ने शास्त्रीय अनुबंधन के प्रयोग में किस जानवर का जो उपयोग किया था वह था दोस्तों कुत्ते का। बात करेंगे स्किनर ने अपने प्रयोगों के लिए किन जीवों को चुना था? तो दोस्तों इन्होंने जो अपने प्रयोग में चूहे और कबूतरों को जो है अपने प्रयोग में चुना था। तथा कोहलर ने जिस चिंपांजी पर प्रयोग किया था उसका नाम था सुल्तान दोस्तों। बात करेंगे थॉर्नडाइक ने सीखने के कितने मुख्य नियम दिए हैं? तो इन्होंने 3 मुख्य नियम दिए हैं, जिसे अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम तथा तत्परता का नियम। ये थॉर्नडाइक के 3 मुख्य नियम हैं दोस्तों। बात करेंगे थॉर्नडाइक के सीखने के 3 मुख्य नियम जो हैं कौन से हैं? तो दोस्तों तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। ये थॉर्नडाइक के सीखने के 3 मुख्य नियम हैं। तो थॉर्नडाइक के सीखने के गौड़ नियम की बात की जाए तो वह हैं दोस्तों 5। बात करेंगे थॉर्नडाइक का कौन सा जो मुख्य नियम है पुरस्कार और दंड के महत्व को दर्शाता है? तो वह है दोस्तों प्रभाव का नियम। इसे संतोष और असंतोष का नियम भी कहा जाता है। अधिगम के अंतर्दृष्टि सिद्धांत में किस पर सबसे अधिक बल दिया जाता है? तो दोस्तों सूझ और प्रत्यक्षीकरण और पूर्ण स्थिति पर जो है बल दिया जाता है। मैकडूगल के अनुसार मनुष्यों में कितनी मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं? तो दोस्तों मैकडूगल के अनुसार जो है 14 मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं। तथा प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से क्या अनिवार्य रूप से जुड़ा हुआ होता है? तो दोस्तों वह एक संवेग जो होता है वह प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ होता है। भय संवेग में जुड़ी मूल प्रवृत्ति जो है वह कौन सी है? तो वह है दोस्तों पलायन। तथा क्रोध संवेग से जुड़ी हुई मूल प्रवृत्ति की बात की जाए तो वह युयुत्सा कंसासा या जो लड़ने की जो इच्छा होती है वह क्रोध संवेग से जुड़ी हुई मूल प्रवृत्ति होती है। बात करेंगे वात्सल्य जो संवेग से जुड़ी हुई मूल प्रवृत्ति जो है वह कौन सी है? तो दोस्तों शिशु रक्षा या संतान की कामना जो है वह वात्सल्य संवेग से जुड़ी हुई मूल प्रवृत्ति है। तथा सकारात्मक सुदृढ़ीकरण का एक उदाहरण क्या है? तो दोस्तों वह है पुरस्कार, प्रशंसा या शाबाशी। बात करेंगे नकारात्मक सुदृढ़ीकरण का उदाहरण क्या है? तो दोस्तों तेज धूप से बचने के लिए चश्मा लगाना या शोर को बंद करना जो है वह नकारात्मक सुदृढ़ीकरण का उदाहरण है। तथा अधिगम स्थानांतरण जो है कितने प्रकार का होता है? तो दोस्तों अधिगम स्थानांतरण जो है मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है, सकारात्मक, नकारात्मक तथा शून्य। ये 3 अधिगम स्थानांतरण होते हैं दोस्तों। बात करेंगे दोस्तों जब पुराना सीखा हुआ ज्ञान नए ज्ञान को सीखने में बाधा डालता है तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं नकारात्मक स्थानांतरण। लेकिन जब पुराना सीखा हुआ ज्ञान जो होता है वह नए जो ज्ञान सीखने में जो है उसकी सहायता करता है तो वह होता है सकारात्मक स्थानांतरण। तथा उसमें कोई भी अगर पुराने सीखा हुआ ज्ञान नए सीखे हुए ज्ञान में कोई भी मतलब फर्क नहीं पड़ रहा है तो उसको कहते हैं शून्य स्थानांतरण दोस्तों। बात करेंगे जब पूर्व का सीखा हुआ ज्ञान जो है नई परिस्थिति में ना तो सहायता करे ना बाधा डाले तो उसको कहेंगे शून्य स्थानांतरण। लेकिन जब साइकिल चलाने वाला व्यक्ति बाइक चलाना जल्दी सीख जाता है तो ये कैसा स्थानांतरण है? तो ये जो है सकारात्मक स्थानांतरण है। एक हाथ से सीखा हुआ कौशल जब दूसरे हाथ में स्थानांतरित होता है तो उसको क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसको कहते हैं द्विपार्श्विक स्थानांतरण। तथा सीखने के वक्र जो हैं क्या प्रदर्शित करते हैं? तो सीखने की प्रगति या उन्नति की जो मात्रा है उसको प्रदर्शित करते हैं। स्मृति का पहला चरण जो है वह कौन सा है? तो वह है दोस्तों अधिगम या संकेतन। तथा स्मृति के 4 तत्वों के बारे में बात की जाए तो अधिगम, धारण, पुनः स्मरण और पहचान, ये अधिगम स्मृति के 4 तत्व हैं। विस्मरण का मुख्य कारण क्या है? तो दोस्तों मानसिक द्वंद्व या समय का बीतना या जो दमन है वह विस्मरण का मुख्य कारण है। अधिगम के लिए सबसे महत्वपूर्ण आंतरिक कारण जो है वह कौन सा है? तो दोस्तों तीव्र इच्छा, रुचि या जिज्ञासा जो है अधिगम के लिए सबसे महत्वपूर्ण आंतरिक कारक है दोस्तों।
अधिगम पठार का क्या अर्थ होता है? तो दोस्तों सीखने की गति में स्थिरता आ जाना, प्रगति का जो है रुक जाना जो है अधिगम पठार कहलाता है। अर्थात जो प्रगति जो है कहीं न कहीं रुक जाती है अर्थात अवरुद्ध हो जाती है तो वह अधिगम पठार कहलाता है दोस्तों। बात करेंगे अधिगम पठार बनाने का मुख्य कारण क्या है? तो दोस्तों थकान, अरुचि या अनुचित शिक्षण विधि जो है वह अधिगम पठार बनने का मुख्य कारण होती है दोस्तों। अधिगम का क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत जो है किस पर आधारित है? तो दोस्तों उद्दीपक के प्रतिस्थापन पर यह आधारित है तथा विलोपन की प्रक्रिया जो है वह कब होती है? दोस्तों जब अनुबंधित उद्दीपक जो घंटी थी कि उसके बाद स्वाभाविक उद्दीपक जो भोजन था बार बार ना दिया जाए तो वह जो है विलोपन की प्रक्रिया वहाँ पर हो जाएगी दोस्तों। बात करेंगे प्रेषणात्मक अधिगम किस पर आधारित होता है? तो दोस्तों दूसरे के व्यवहार का अनुकरण और निरीक्षण करने पर जो है प्रेषणात्मक अधिगम होता है। बात करेंगे बाह्य अभिप्रेरणा का एक उदाहरण बताइए। तो दोस्तों अच्छे अंक, पुरस्कार या नौकरी पाने के लिए जो पढ़ना जो है वह कहीं ना कहीं बाह्य अभिप्रेरणा है तथा आंतरिक अभिप्रेरणा का जो अर्थ है तो दोस्तों इसमें जो है स्वयं की संतुष्टि, रुचि और आनंद के लिए जो है कार्य करते हैं तो उसको कहते हैं आंतरिक अभिप्रेरणा दोस्तों। अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था जो है वह कौन सी है? तो संतुलित उत्तेजना अर्थात कोई भय नहीं जो है वह अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था है। सीखने का शून्य वक्र क्या दर्शाता है? तो दोस्तों सीखने की गति जो है बिल्कुल स्थिर अर्थात उसमें कोई सुधार नहीं है, शून्य वक्र ये दर्शाता है। बात करेंगे स्मृति की 3 अवस्थाएं जो हैं वे कौन सी हैं? तो दोस्तों संवेदी, अल्पकालिक और दीर्घकालिक स्मृति जो है वह स्मृति की 3 अवस्थाएं हैं तथा अल्पकालिक स्मृति में सूचना कितने समय तक रहती है? तो दोस्तों लगभग 20 से 30 सेकंड जो सूचना रहती है अल्पकालिक स्मृति में दोस्तों। अल्पकालिक स्मृति की जो क्षमता जादुई संख्या 7 ± 2 किसने बताई थी? तो दोस्तों वह बताई थी जॉर्ज मिलर ने। तथा दीर्घकालिक स्मृति की जो क्षमता है कितनी होती है? तो दोस्तों वह होती है असीमित। अधिगम का टाइप यस जो अनुबंधन है किसे कहा जाता है? तो दोस्तों पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन को जो है यस टाइप का अनुबंधन कहा जाता है। अधिगम का टाइप आर अनुबंधन किसे कहा जाता है? तो स्किनर के जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है इसे आर टाइप का अनुबंधन कहा जाता है। अधिगम के किस सिद्धांत को आर एस थ्योरी कहा जाता है? तो दोस्तों क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत जो है उसको आर एस थ्योरी के नाम से जाना जाता है। तथा स्वाभाविक उद्दीपक जो है पावलोव के प्रयोग में क्या था? तो दोस्तों भोजन जो था वह स्वाभाविक उद्दीपक था। अनुबंधित उद्दीपक पावलोव के प्रयोग में क्या था? तो दोस्तों घंटी की जो आवाज़ थी वह अनुबंधित उद्दीपक था। तथा स्वाभाविक अनुक्रिया क्या थी? तो दोस्तों लार का टपकना भोजन को देखकर जो है वह स्वाभाविक अनुक्रिया थी। बात करेंगे अनुबंधित अनुक्रिया जो थी वह क्या थी? तो दोस्तों लार टपकाना जो है केवल घंटी की आवाज़ को सुनकर जो थी अनुबंधित अनुक्रिया थी दोस्तों। लेकिन प्रगतिशील जो अधिगम वक्र क्या दर्शाता है? तो दोस्तों प्रारंभ में जो गति होती है धीमी होती है, बाद में जो है गति तीव्र हो जाती है, इसको जो है प्रगतिशील अधिगम कहा जाता है दोस्तों। बात करेंगे नतोदर अधिगम वक्र जो है क्या दर्शाता है? तो प्रारंभ में गति जो है इसमें तीव्र होती है लेकिन बाद में जो गति कहीं ना कहीं धीमी होती चली जाती है तो उसको जो कहते हैं नतोदर अधिगम वक्र। लेकिन जहाँ पर गति पहले धीमी होगी और बाद में तीव्र हो जाएगी तो वहाँ पर हो जाएगा प्रगतिशील अधिगम वक्र दोस्तों। बात करेंगे मिश्रित अधिगम वक्र का आकार कैसा होता है? तो दोस्तों यह जो होता है एस आकार का वक्र होता है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों को भी शेयर करें तथा सुझाव देने के लिए कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।